आज की कहानी है सोने का पिंजरा। बालकनी से कमरे में आकर मैं धम से बिस्तर पर बैठ गई और सुबक सुबक कर रोने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि बालकनी में खड़ी हो अपने गीले बाल सुखाने में मैंने कौन सा अपराध कर दिया जिससे दाता हुक्म ससुर जी इतना गुस्सा हो उठे। मुझे अपना बचपन याद आने लगा। जब हॉस्टल से मैं घर आती थी तो हिरण की तरह खेतों में कुलाचे भरती रहती थी। सहेलियों का झुंड हमेशा मुझे घेरे रहता था। गांव की लड़की शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है तो शहर की कई बातें होंगी और यही सहेलियों के कौतूहल का कारण था। मेरे भैया भाभी भी कितने प्यारे हैं और कितना प्यार करती हैं भाभी मुझे। कभी भाभी ने माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। यहाँ आकर मुझे क्या मिला? न घर, न किसी का स्नेह और ना ही आज़ादी का एक लम्हा। हाँ, अगर सोने चांदी के ढेर को स्नेह कहते हैं तो वह यहाँ बहुत है। लेकिन क्या इन बेजार चीज़ों से मन का सुख पाया जा सकता है? अगर हाँ, तो मैं बहुत सुखी हूँ। सोने के पिंजरे में पंछी की तरह पंख फड़फड़ाकर अपनी बेबसी पर आंसू बहाने से ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। पति नाम का जीव जो मुझे ब्याह कर लाया, उसके दर्शन आधी रात के बाद होते हैं, तो दूसरों को मैं क्या कहूँ। पता नहीं किस बुरी घड़ी में महेंद्र की नज़र मुझ पर पड़ गई और वह मुझे सोने के पिंजरे में बंद कर लाया। महेंद्र का रिश्ता जब पापा के पास आया तो सब यह जानकर हतप्रभ रह गए थे। इतने बड़े जमींदार के घर की बहू बनना बहुत भाग्य की बात है। पता नहीं सहेलियों के साथ खेतों में कुलाचे भरते कब महेंद्र ने मुझे देखा और मैं उनकी आंखों में बस गई। तुरंत फुरत महेंद्र के घर से रिश्ता आया और पापा ने हाँ करने में एक पल भी नहीं लगाया। बड़े धूम धड़ाके से शादी संपन्न हुई और मैं जमींदार घराने की बहू बन गई। जिस धूमधाम से मेरी शादी हुई उसे देखकर मैं अपनी किस्मत पर नाज करती रही। महेंद्र को देखकर तो मेरे अरमानों को पंख लग गए। जितना सुंदर और ऊंचे कद का महेंद्र है, उससे तो मेरी सखियां भी ईर्ष्या करने लगीं। ससुराल की देहरी तक पहुंची तो दोनों ओर कतार में खड़े दास दासियों के सिर हमारी आगवानी में झुक गए। उन्हें सिर झुकाए देखकर मुझे एहसास होने लगा मानो मैं कहीं की महारानी हूँ। सासू माँ ने आरती उतारकर मुझे सीने से लगा लिया। मुझे लगा मुझे मेरी माँ मिल गई। सुहाग सेज तक पहुँचने से पहले कई रस्में हुईं। मुंह दिखाई में मेरी झोली में सुंदर सुंदर सोने के गहनों का ढेर लग गया। तमाम तरह की रस्मों के बाद मुझे सुहाग सेज पर बैठा दिया गया। कमरा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरा बहुत बड़ा और बहुत सुंदर सजाया गया था। चारों ओर फूलों की महक मदहोश किए जा रही थी। मेरी जेठानी मुझे कमरे में छोड़कर चली गईं। एकांत पाते ही मैंने कमरा बंद किया और घूंघट हटाकर आराम से सहज होने की कोशिश करने लगी। दिन भर के क्रियाकलापों से ढक कर मैं थोड़ा आराम करना चाह रही थी। थकान से कब मुझे नींद ने घेर लिया पता ही नहीं चला। दरवाजे की कुंडी खड़की तब मेरी नींद खुली। घड़ी रात के 3:30 बजा रही थी। ओह, कितनी देर से मैं सो रही हूँ। सोचते हुए सिर पर पल्लू लेकर दरवाज़ा खोला। शराब का भभका मेरे नथुने से टकराया तो मैंने घबराकर आगंतुक को देखा। सामने लाल आंखें लिए महेंद्र खड़े थे। मैं हतप्रभ महेंद्र का यह रूप देखती ही रह गई। अंदर आकर महेंद्र ने दरवाज़ा बंद कर लिया और मुझसे बोले, सॉरी निशी, शादी की खुशी में दोस्तों ने पिला दी, बुरा मत मानना। नशे में होने के बावजूद महेंद्र ने एक अच्छे इंसान का परिचय दिया। मैंने भी उन्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन यह 1-2 दिन की बात नहीं थी। हवेली में मुजरे होते और महेंद्र अक्सर देर रात ही कमरे में आते। हाँ, महेंद्र मुझे दिलो जान से प्यार करते हैं, लेकिन उसके बदले मुझे कितनी तपस्या करनी पड़ती है, यह बात उन्हें समझ में नहीं आती। मैं शिकायत करती तो वे कहते, यह तो हमारी परंपरा है। जमींदारों के यहाँ मुजरे नहीं हों तो लोग क्या कहेंगे। अरे छोटी, कहाँ हो भाई? आओ, सुनार जी आए हैं। यह आवाज़ सुनकर मैं वर्तमान में लौट आई। मेरी जेठानी मुझे बुला रही थी। मेरा जाने को मन नहीं था, लेकिन मना भी नहीं कर सकती थी। बाहर बारादरी में सुनार जी काटा बाट लिए बैठे थे। भाभी ने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ छोटी? क्या तुम रो रही थी? जो तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं, क्या तुम्हें मायके की याद आ रही है? मैंने कहा, नहीं भाभी सा,
वैसे ही नींद लग गई थी इसलिए। छोटी, तुझे कुछ गहने बनवाने हो तो बनवा ले। देख, मैं तो यह सतलड़ा हार तुड़वाकर दूसरा बनवा रही हूँ। पर भाभी सा, यह तो बहुत सुंदर है और नया भी। आप इसे क्यों तुड़वा रही हैं? अरे छोटी, इसे मैंने अपने भाई की शादी में पहन लिया और तुम्हारी शादी में भी पहना है। बस अब पुराना हो गया है। मैं तो अब नया ही बनवाऊंगी। मैं क्या कहती, चुप रहना ही ठीक समझा। भाभी सा ने कहा, तू भी कुछ ना कुछ बनवा ही ले। अगर कुछ तुड़वाना नहीं चाहती तो माँ जी से सोना लेकर बनवा ले। यहाँ सोने की कोई कमी नहीं है। निशी सोचने लगी कि वह तो मैं देख ही रही हूँ, तब ही तो हमारे लिए यहाँ सोने के पिंजरे बनवाए गए हैं। इस चार दीवारी में हम कैद, हम गहने तुड़वाएं और गहने बनवाएं, बस इन्हीं गहनों से दिल बहलाएं। सुनार जी चले गए तो मैंने पूछा, भाभी सा, आप 7 बरस से यहाँ रह रही हैं। जेठ साहब भी आधी रात से पहले घर में नहीं आते, फिर आप किस तरह अपने को बहला लेती हैं? मेरा तो 4 महीने में ही दम घुटने लगा है। देख छोटी, इन जमींदारों की यही रीत है। मेरे मायके में भी यही सब कुछ होता है। हम कुछ बोले भी तो यहाँ के मर्द यही कहेंगे कि मर्दों की दुनिया में तुम लोग दखल मत दो। तुम्हारा काम है सज धज कर रहना, और मन बहलाने के लिए जब चाहो सुनार को बुनवा लो, गहने तुड़वाओ तथा नए बनवाओ। मैं आंखें फाड़े भाभी सा को देखती ही रह गई। कितनी सहजता से उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रख दिया, कितनी आसानी से इस जिंदगी से समझौता कर लिया। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने तो पढ़ लिख कर सारी शिक्षा भाड़ में झोंक दी। मैं कहाँ से रास्ता खोजूं आज़ादी का? कमरे में आते ही फिर रुलाई फूट पड़ी। हाय, मैं कहाँ फंस गई? मेरे पापा ने यह क्यों नहीं सोचा कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती? क्यों भूल गए कि उनकी बेटी पढ़ी लिखी है, उसकी छाती में भी दिल धड़कता है। क्या महज पैसे वाले होने से सारी खुशियां खरीद सकते हैं? क्यों भूल गए कि उनकी बेटी के भी कुछ अरमान हैं? पापा यह क्यों भूल गए कि पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, चाहे वह सोने का हो या लोहे का। आधी रात को महेंद्र आए तो मैं जाग रही थी। मैं महेंद्र से कुछ सवाल करना चाहती थी, लेकिन वह बहुत थके हुए लग रहे थे। मेरे माथे पर एक चुम्बन की मोहर लगाई और बिस्तर पर लेटते ही खराटे भरने लगे। मैं मन मारकर रह गई। सोचने लगी, कभी महेंद्र मुझे वक्त दें तो मैं इस पिंजरे से आज़ाद होने की भूमिका बनाऊं। लेकिन यह मुजरा और मुजरे वालियां वक्त दें तब ना। वैसे महेंद्र से मुझे और कोई शिकायत नहीं थी। वह मुझे बेइंतहा प्यार करते, बस अपनी खानदानी परंपराओं में बंधे मुझे वक्त ही नहीं दे पाते। मैंने एक दो बार दबी जबान में उन्हें मुजरे में जाने से रोकने की कोशिश भी की तो उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे जोरू का गुलाम कहलवाना चाहती हो? घर के सभी मर्द देर तक मुजरे में बैठे रहते हैं, तो भला मैं अकेला कैसे उठ सकता हूँ? तुम मेरी मजबूरी समझती क्यों नहीं? दिन ब दिन मैं घुटती रही। भाभी सा और सासू माँ को इसी हाल में खुश देखकर मैं इस जिंदगी से तालमेल नहीं बैठा पा रही थी। ये दोष किसका है? पता नहीं, मेरा या मेरे पापा का है, या फिर मेरे इस सौंदर्य का जिसकी वजह से मैं कैद कर ली गई। सुबह बेमतलब ससुर जी नाराज हो गए। जो मर्द दूसरी औरतों के अश्लील नाच गाने पर बिछे जाते हैं, पैसा लुटाते हैं, उन्हें घर की बहू बालकनी में खड़ी होकर बाल भी सुखा ले तो गुस्सा क्यों आता है? यह दोगली नीति जमींदारों के खानदान की रीत ही है। नाचने वालियां भी तो औरतें ही हैं। क्या उनमें कभी अपनी माँ बहन का चेहरा उन्हें नजर नहीं आता? शादी को 8 महीने हो गए, लेकिन एक दिन भी आज़ादी की सांस नहीं ली। खूब खाना पीना और सुंदर कपड़े गहने पहनना ही हमारी नियति थी। हम अपने लिए नहीं, इस खानदान की परंपराओं के लिए जी रही थी, और इस हवेली के मर्दों के लिए ही हमारी सांसें चल रही थी। सासू माँ और भाभी सा बिना किसी प्रतिकार के सहजता से रह रहे थे। पता नहीं उनके दिल में इस परंपरा के खिलाफ बगावत करने का विचार क्यों नहीं आता। दोनों ही मुझे बहुत स्नेह करते थे, लेकिन मेरा मन यहाँ नहीं रम पा रहा था। मुझे तो कुछ कर दिखाने की ललक थी। आसमान में पंख फैलाकर उड़ने का अरमान था। मेरी तकदीर ही कहिए कि इतने दिनों बाद महेंद्र से लंबी मुलाकात का अवसर मिला। हुआ यूं कि सासू माँ, ससुर और जेठ और भाभी सा किसी रिश्तेदारी में शादी के सिलसिले में बाहर गए हुए थे।
महेंद्र के जिम्मे वहाँ की जमींदारी का काम छोड़ गए थे। मुझे सासू माँ साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अतः मुझे घर पर ही छोड़ गए। मैं बड़ी बेसब्री से महेंद्र का इंतज़ार कर रही थी। महेंद्र बाहर बैठक में किसी से लेन देन कर रहे थे। मैं बेचैनी से बैठक के दरवाजे पर चक्कर काट रही थी। जब महेंद्र नहीं आए तो मुझसे और सब्र नहीं हो पाया और मैं बैठक में चली गई। वहां बैठे लोगों ने सिर झुकाकर मेरा अभिवादन किया। एक बार फिर खुद के खास होने का एहसास मुझ पर हावी होने लगा। लेकिन महेंद्र ने इतना वक्त ही नहीं दिया। बोले, तुम यहाँ बैठक में क्यों आ गई? अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। मैं अपमानित से लौट आई। महेंद्र भी तो इसी खानदान का खून है, भला वह कैसे बीवी को खुलेआम दूसरों के सामने आने देगा? मैं बेचैनी से पूरे घर में चहलकदमी करने लगी। महेंद्र का इंतजार मुझे हर पल बरसों सा लग रहा था, लेकिन कोई चारा नहीं था। आखिर महेंद्र घंटे भर बाद अंदर आए और मैं उन्हें लगभग धकेलती हुई अपने कमरे में ले गई। घर में मौजूद दास दासियों ने आश्चर्य से मुझे देखा और गर्दन झुका ली। इस वक्त उनकी झुकी हुई गर्दनें मुझे गर्व का एहसास नहीं करा पाईं। महेंद्र ने कहा, यह क्या पागलपन है निशी, मैं कहीं भागा थोड़े ही जा रहा हूँ। महेंद्र, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तुम कुछ वक्त मुझे दो, तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो। महेंद्र आराम से पलंग पर बैठ गए। महेंद्र, बुरा मत मानना, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे तलाक दे दो। महेंद्र चौंक उठे। यह क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ? पहले दिन तुम्हें जब मैंने खेतों में दौड़ते देखा तो मेरा दिल धड़क उठा और उसी क्षण मैंने फैसला कर लिया था कि तुम्हें ही अपना जीवन साथी बनाऊंगा। वह तो ठीक है महेंद्र, मुझे तुम्हारे प्यार से इनकार नहीं है, लेकिन ज़रा सोचो कि एक आज़ाद पंछी को तुम सोने के पिंजरे में कैद कर लोगे तो क्या वह खुश रह सकता है? क्या तुम चाहते हो कि मेरी शिक्षा इस पिंजरे की भेंट चढ़ जाए, या फिर मैं घुट घुट कर इस कैद में जान दे दूं? ना मुझे सोना चांदी चाहिए, ना धन दौलत। मुझे मेरी जिंदगी चाहिए जिसे मैं अपने तरीके से जी सकूं। महेंद्र चुप, क्या कहे क्या ना कहे। लंबी चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, अच्छा निशी, मुझे सोचने के लिए वक्त दो। महेंद्र ने बहुत सोचा और एक तरकीब निकाल ली। ऐसा करो, तुम जितना धन ले जा सकती हो अपने सूटकेस में भर लो और अपनी पैकिंग कर लो। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा और कभी लेने नहीं आऊँगा। तलाक की बात पर घर में बवाल मच जाएगा। तुम इन जमींदारों को जानती नहीं हो, खून खराबा हो जाएगा। मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचे। मायके के बहाने तुम यहाँ से निकल जाओगी, बाद में जो होगा मैं संभाल लूँगा। दोबारा शादी भी नहीं करूँगा। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो मुझे याद करना, मैं आ जाऊँगा। वहाँ तुम आज़ाद हो, इतना पैसा साथ ले जाना कि तुम्हें आर्थिक परेशानी से ना गुजरना पड़े। मेरी दुआ है तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। अब परीक्षा की घड़ी मेरी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। महेंद्र के प्यार में रत्ती भर भी खोट नहीं है, लेकिन मेरे सपने, मेरे अरमानों का क्या होगा? सोचा था पढ़ लिख कर कुछ बनकर दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ तो पढ़ाई पूरी होते ही पाँव में बेड़ियाँ पड़ गईं। लेकिन महेंद्र का क्या होगा? कब तक वह घर वालों को भरमा पाएंगे और उनकी जिंदगी बेवजह ही नरक बन जाएगी। क्या मुझे लेकर महेंद्र के कुछ सपने नहीं हैं? नहीं नहीं, मैं महेंद्र को छोड़कर नहीं जा सकती। रात भर इसी ऊहापोह में करवटें बदलती रही। सुबह महेंद्र ने मुझे प्रश्न सूचक नज़रों से देखा तो मैंने नज़रें झुका लीं और दौड़कर महेंद्र से लिपट गई। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।